चलिए अब हम संस्कृति को देखते हैं। तो पहला इसका जो किताब में दिया है उसका आप प्रसंग देख लीजिए। इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रीय संस्कृति के स्वरूप को परिभाषित किस प्रकार करना है। अर्थात पहले पैराग्राफ में राष्ट्रीय संस्कृति के स्वरूपों को परिभाषित किया गया है। प्रसंग में यही लिखेंगे। इस पंक्ति में लेखक ने राष्ट्रीय संस्कृति यानी कि संस्कृति का अर्थ होता है रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर बताया वही गया है कि लेखक ने राष्ट्रीय संस्कृति के स्वरूप को परिभाषित किया है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यानी कि संस्कृति ही राष्ट्र का तीसरा अंग है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। श्वास यानी कि सांस, प्रश्वास सांस का आना और जाना। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कौबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति ही, पहले आप कबंध का अर्थ देख लीजिए। कबंध का अर्थ होता है जो सिर से रहित धड़ हो, जिसका सिर ही न हो, कबंध का मतलब होता है। यहाँ बताया कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, विरहित मतलब हटा दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप माने गायब, राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप माने वृक्ष होता है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। ये हाईलाइट जितना भी किया गया है वो आपका सारा क्या है, हम 2 बार बता चुके हैं वीडियो में। ये सब आपका सुक्ति है। जहाँ तक हम हाईलाइट किए हैं ये ऐसे ही सुक्ति आता है और इसकी व्याख्या करनी होती है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अंतर्निहित का अर्थ होता है अंदर स्थापित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है यानी जो बनाया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। युक्ति माने योजना, उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, ये तो किताब में पढ़ दें। इसका आप व्याख्या देखिए कि लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं। लेखक के कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ यही बताया गया, कहा गया है कि भूमि और जन के बाद लेखक ने तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानव सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृति है। मानव सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? संस्कृति। और इसका निर्माण मनुष्य द्वारा अनेक युगों की दीर्घावधि, अधिक समय, अवधि माने समय होता है, दीर्घ माने अधिक समय से किया गया है। अधिक समय में किया। यह उनके जीवन का उसी प्रकार से अभिन्न यानी कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, अनिवार्य अंग है। अभिन्न और अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास लेना और छोड़ना अनिवार्य है, वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है।
क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। किससे होता है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, भले ही उसका संपूर्ण शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क के रहित धड़ को यानी शरीर को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति, समृद्धि और वृद्धि निहित है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्व स्थान है जितना कि भूमि और जन का। अर्थात भूमि और जन के बाद राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व का क्या मतलब होता है? पहचान। किसी देश के पहचान में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर नहीं लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से यानी कि मिलावट से, सम्मिलित से जो जीवन शैली यानी जीवन की जो तरीका है, तौर तरीके हैं, उभरती हैं। जीवन जीने की जो कला होती है, जीवन जीने की जो नियम होते हैं वही उभर कर सामने आती या सभ्यता विकसित होती हैं, वही संस्कृति है। समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया उस कर्तव्य, उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है और इसे ही संस्कृति कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र यानी प्रत्येक देश में अनेक जातियां रहती हैं। उन जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अपनी इन विशेषताओं के आधार पर ही प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति का निर्धारण करती है और उन विशेषताओं से प्रेरित होकर अपनी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों की विभिन्न भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित होती रहती हैं या विकसित हो जाती हैं। किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए उन विभिन्न संस्कृतियों के मूल में समन्वय का अर्थ मेलजोल, पारस्परिक सहनशीलता तथा सहयोग की भावना निहित रहती है। संस्कृति की भावात्मक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी देश की उन्नति उसकी संस्कृति पर ही निर्भर करती है। किसी देश की विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हो जाती हैं, लेकिन समन्वय और सहिष्णुता का भाव उन्हें एक सूत्र में बांध देती है। सहिष्णुता का तात्पर्य होता है एक तरह से समझ लीजिए कि धर्म को लेकर के जो हमारे अंदर एक तरह से कट्टर जो स्वभाव होता है कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम हैं, किसी भी नियम को बहुत ही दृढ़ता से मानना, परंपरा को अपने से अलग न करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, इसमें भी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये आपका पैराग्राफ है। इसमें आपका ये मतलब ये इसी में से आपको 3 तरह से पूछ सकता है। सबसे पहले आपका ये देखिए कहेगा कि राष्ट्र का तीसरा से लेकर के विकास करती है, तो विकास करती है आपको हाईलाइटर यहाँ पर हाईलाइट किया गया, देख लीजिए। उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है, यानी कि शुरू से लेकर राष्ट्र का तीसरा से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसी में से ऐसे कह देगा वहाँ से लेकर राष्ट्र का तीसरा अंक से लेकर के फिर कहेगा संस्कृति है, तो यहाँ जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी ऊपर से लेकर के ये 5वें लाइन तक। ठीक है,
फिर आपका एक तरह से यहाँ से ले लेगा यदि भूमि और, यहाँ से यदि भूमि और, यानी कि चौथे लाइन के बीच में आ जाए, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से, यहाँ से उठाएगा और अंतर्निहित तक पूछ देगा। अब अंतर्निहित आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, छठवें लाइन में आ जाइए, छठवें लाइन के शुरू में ही यश अंतर्निहित है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक ही पैराग्राफ से कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो प्रसंग एक ही रहेगा और उसके रेखांकित का जो भाव, सॉरी भाव नहीं, व्याख्या, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो वो आप कर लेंगे, हम व्याख्या कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं।